हेलो एवरीवन। बच्चों, जो अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं वो है पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। जो ये टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो अपन करने वाले हैं वो है पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, है ना। पॉलीमर जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो बहुत छोटे छोटे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो पॉलीमर होता है, ठीक है, ये जो पॉलीमर होते हैं इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? जो बड़े टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका गैंट मॉलिक्यूलर मास होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर मास होता है, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यदि आप इसके एक एक वर्ड्स को देखें तो इसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे, एक पॉली और एक मर वर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें जो दो वर्ड आपको मिल रहे हैं कौन कौन से? एक है पॉली, ठीक है, और दूसरा है मर। ये मॉलिक जो यहाँ पे पॉली है, पॉली का मतलब होता है जो मैनी। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट, या फिर इसको आप बोल सकते हो पार्ट। ठीक है, ये दो चीज होती है। एक होता है पॉली मतलब होता है जो मैनी, और यूनिट मतलब होता है, या मर मतलब होता है यूनिट, या फिर इसको पार्ट बोल सकते हो आप। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक यूनिट की मल्टीपल यूनिट जब आपस में अटैच होती है तो वो एक गैंट मॉलिक्यूलर मास, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मेशन करता है, और वो जो कंपाउंड बनता है उसी को पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ये कह सकते हैं कि जो पॉलीमर है, जो पॉलीमर होता है वो क्या चीज होती है कि जब छोटे छोटे पार्ट आपस में ज्वाइन मिलके बनाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो आपकी मोनोमर, मोनोमर की मल्टीपल यूनिट, बोले तो n क्वांटिटी जब आपस में ज्वाइन होती है तो वो क्या बनाती है? वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। उसे फॉर्मेशन जो रहता है उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे पॉलीमर कहते हैं। और जिस यूनिट से मिलके बना होता है, जिस छोटी यूनिट से मिलके बना होता है, हो सकता है सिमिलर हो या फिर डिफरेंट हो। ठीक है, यदि सिमिलर है तो वो भी उसे भी अपन कुछ जिसे होमोपॉलीमर कहते हैं। यदि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के हो गए तो उसको कोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है, चलो अभी इसमें देखेंगे अपन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल है जो पॉलीमर्स होते हैं। तो देखो, पॉलीमर्स का जो एग्जांपल आप जनरल पढ़ते हैं उसमें आप बोलते हैं पॉलीथीन। ओके, पॉलीथीन होता है, फिर इसके बाद पीवीसी है, फिर इसके बाद बेकेलाइट है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पॉलीमर बनाते हैं, है ना। तो यहां पर अभी देखते हैं कि एक्चुअल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है ये जो मॉलिक्यूल है उसको, उसका नाम क्या है? एथीन। ओके, एथीन। अब इसकी यदि आप इसकी एक यूनिट लेते हैं, ठीक है, पहले तो ये कंडीशन ये है कि ये यदि एक है तो इसकी जरूरत नहीं है। यदि आप इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डाइमर बनाएगा। ठीक है, तीन हुए तो प्राइमर बनाएगा। यदि इसके मैंने n मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए? n मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे यदि मॉलिक्यूल्स लिए और उसको मैंने ज्वाइंट करा तो क्या बना देगा? वो बनाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस टाइप की मल्टीपल यूनिट्स आपस में ज्वाइन होके कंपाउंड बना देंगे। ये जो बनेगा उसे आप बोलते हैं पॉलीमर। क्या बना इसने? ये एक पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर कौन सा है? बना तो एथीन से, और इस मॉलिक्यूल जो ये बना है इसको आप बोलोगे पॉलीथीन। क्या है ये बना है पॉलीथीन, या फिर इसे कहा जाता है पॉलीएथीन। ओके, इसे पॉलीएथीन भी कहा जाता है। ये चीज, हालांकि ये जब बनता है तो कुछ इसकी स्पेशल कंडीशन होती है तो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आपको मेरे को अभी समझाना ही है कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर क्या होता है? जो यहाँ पर जिससे मिलके बना है, ये एथीन से मिलके पॉलीएथीन बना है, तो यहाँ पर जो एथीन है उसे कहते हैं आप मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर कहा जाता है। जिससे मिलके फॉर्मेशन हो रहा है, जो उसकी बेसिक यूनिट होती है, जो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, जिससे मिलके बना होता है, उसे कहा जाता है मोनोमर। और जब ये कंडीशन बन जाता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल हो जाता है, तो उसे कहा जाता है पॉलीमर। क्या कहा जाता है? पॉलीमर
कहा जाता है। और ये जो पॉलीमर बना है, यहां से मोनोमर से पॉलीमर तक की जो जर्नी है, जिससे बनेगा, जिस मेथड से बनता है, उसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ओके, इसका मतलब होता है कि मोनोमर से ये पॉलीमर्स में कन्वर्ट हुआ है, और इस प्रोसेस कोई प्रोसेस है ये इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। जो गैंट मॉलिक्यूल्स बनता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है, उसे पॉलीमर कहा जाता है। इतनी चीज आई समझ में, ये पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया पॉलीमर क्या होता है। तो यहाँ पे पॉलीमर तो डिस्कस कर दिया अपन ने। अब इसके बाद ये है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बहुत मल्टीपल तरीके से होता है, बहुत प्रकार के सोर्स के बेसिस पे, उनके जॉइंट होने के तरीके से, वो यदि फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है उसके बेसिस पे, वो जो जॉइंट होने के बाद बनेगा क्या उसके बेसिस पे। तो बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो लिखा है पहले इसको देखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सबसे पहला जो इस पर टॉपिक डिस्कस करा जाएगा वो क्या है, इसमें देखते हैं इसकी रिपीटिंग यूनिट के बेसिस पे किसके तक। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपन डिस्कस करा है वो ये है कि पॉलीमर क्या होता है, मैंने पहले आपको ये बताया। ठीक है, तो पॉलीमर क्या होते हैं वो अपन ने देख लिया। अब इसके बाद इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन आते हैं, जिसे अपन बोले क्लासिफिकेशन ऑन या फिर बेस्ड ऑन रिपीटिंग यूनिट। जो यूनिट आपस में अटैच होने वाली है, रिपीटिंग यूनिट, उसके बेस पे अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके बेस पे होता है तो वो कितने क्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो रिपीटिंग यूनिट जो है वो पहले एक को कहा जाता है होमोपॉलीमर, उसे कहा जाता है होमोपॉलीमर। और जो सेकंड पार्ट है जिसे कहा जाता है क्या, कोपॉलीमर। ठीक है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में। तो पहले तो ये देखिए, तो इसमें जो अभी देखा उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको दो टाइप का बताया। क्या बताया, एक क्लासिफिकेशन और रिपीटिंग यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिपीटिंग यूनिट में जो आप देख रहे हैं सबसे पहले होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ, जिनकी रिपीटिंग यूनिट एक ही है। ठीक है, तो ये या तो ये बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ, जो वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स, वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। ओके, जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से ज्वाइन होकर बनता है उसे क्या कहा जाता है, वो होमोपॉलीमर्स होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले यूनिट डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार की यूनिट, जिसमें एक ही यूनिट कंटिन्यू चलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, वो होमोपॉलीमर्स होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या सकते हैं, जैसे एग्जांपल देख लें, आप कितने भी मॉलिक्यूल्स बना दे, जुड़ेगा तो एथीन से। ऐसा नहीं कि इसमें बनाने के बाद दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाता, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाने के बाद पहला तो एग्जांपल यही है। ठीक है, पॉलीथीन। फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है पीवीसी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी जो है इसका एग्जांपल है। आपको पता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड कितने डबल बॉन्ड से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, ये है विनाइल क्लोराइड। इसी की मल्टीपल यूनिट जब आपस में ज्वाइन होंगी तो क्या बना देगा, वो बना देगा होमोपॉलीमर्स का जो एग्जांपल है पीवीसी, उसका फॉर्मेशन करता है। अब देखिए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो कोपॉलीमर जो है वो क्या वर्ड होता है भाई, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर जो इसका अपोज है। तो देखो यहाँ वन टाइप ऑफ यूनिट है, तो इसमें क्या जाएगा, कम से कम दो रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलोगे आप, टू और मोर टाइप ऑफ, टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट यदि आपस में ज्वाइंट होती है तो क्या बनाएगा, वो कोपॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इसके जो एग्जांपल्स है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं जो इस टाइप के एग्जांपल्स बनाते हैं। तो इस टाइप का एग्जांपल है नायलॉन डबल 6,
नायलॉन डबल सिक्स, ओके, पॉली ब्यूटाडाइईन, ओके। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिनको अपन देखेंगे, ओके। तो ये आ गया, ये आपको किसके बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन करा है, रिपीटिंग यूनिट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करा है। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, बड़ा साथ साथ में देखते जाना। लिखिए इसका क्लासिफिकेशन साथ में, इसको भी रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आपने जो अभी क्लासिफिकेशन देखा वो क्या था, किस पे आपने डिस्कस किया, रिपीटिंग यूनिट के बेसिस पे। अब नेक्स्ट जो जिसके यूनिट पे अपन क्लासिफाइड करेंगे बी है, या फिर वो ए देख लिया आपने, बी टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सोर्स के बेसिस पे जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, सोर्स का मतलब क्या होता है, यदि कोई पॉलीमर है तो वो यदि अब हमें मिल रहा है तो कहां से आ रहा है वो, ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो जो पॉलीमर हमें मिला है वो या तो नेचुरली होगा या फिर आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं, या फिर उसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा यदि इसका फॉर्मेशन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, सिंथेटिक बोल सकते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑफिशियल वर्ड क्या होता है, तो पहला जो ए प्रकार का होता है उसको आप बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल पॉलीमर। और जो बी टाइप का पॉलीमर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, वो सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर। अब ए पॉइंट पे आते हैं कि ये नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं। तो यदि नेचुरल पॉलीमर की डिस्कस देखते हैं तो नेचुरल का मतलब है जो नेचर से मिलता है, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, बाय नेचर, बाय नेचर के द्वारा जो अपने को मिलता है। अब नेचर में कहा, तो वो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है सोर्स में वो प्लांट में अवेलेबल हो या फिर किसी एनिमल में अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये दो टाइप से पॉलीमर, जो नेचर का मतलब होता है, नेचर में भी क्या हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है या तो एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी से इसके क्लासिफिकेशंस में आएगा। अब इसमें भी देखते हैं इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो नेचर से अवेलेबल है। तो जैसे इसका एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये दो एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हो, ओके। इसके बाद चलिए बी ऑप्शंस पे आते हैं। बी में क्या है आपके पास, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब अभी मैं आपको बताया, सिंथेटिक का मतलब होता है जो बाय नेचुरली होता है, नेचुरली नेचुरली नहीं, जिसका सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो ह्यूमन मेड द्वारा बनाया हो, मैन मेड हो, ओके। तो यहां पे इसे आप क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर की आप जो डिफाइन कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप क्या लिखोगे कि ये जो रहता है बाय मैन मेड, ओके। जो बाय मैन मेड हो, मनुष्य के द्वारा फॉर्मेशन इसका किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो जनरली सभी जो है मैक्सिमम उसे से बोलते हैं, जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट, फिर इसके बाद नायलॉन डबल सिक्स, नायलॉन डबल सिक्स,
टेफ्लॉन, डेक्रोन, ओके, एटीसी और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिसके द्वारा होते हैं। ओके, चलो ये वाला एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे समाप्त। अब देखते हैं सी प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है। सी प्रकार का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके सोर्सेस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप का होता है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो है इसके बेसिस में आएगा लीनियर। बी जो ऑप्शंस है, जो बी सेकंड है उसे आप क्या बोलते हैं, यदि लीनियर है तो ये आ जाता है ब्रांच। और सी टाइप का जो इसका है उसको आप बोलते हैं 3 डायमेंशन। या फिर इसे एक और नाम होता है क्रॉस लिंक। यदि क्रॉस लिंक या फिर कभी कभी इसे आप बुक में देखेंगे तो नेटवर्क भी कहा जाता है, नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, इसके 3 नाम हैं। चलिए अब देखते हैं, इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। ए है अपने पास लीनियर पॉलीमर। तो जो लीनियर पॉलीमर है वो क्या होते हैं, लीनियर का आपको वर्ड ही समझ में आता है। यदि आप लीनियर को ध्यान से देखेंगे तो वो पॉलीमर जो क्या होते हैं, सीधे स्ट्रेट होते हैं, इस टाइप के। ठीक है, जो सीधे और एक जैसे सीधे सीधे लाइन से जुड़े होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जिनकी एक मेन चेन कॉमन होती है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं। जो सेकंड वाला रहेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांच पॉलीमर। तो क्या आ जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक मैन होती है। मैन मतलब एक जो चेन होती है उसे आप मैन चेन बोलते हैं। इसके बाद इसमें साइड चेन निकल जाती है। साइड चेन का मतलब जैसे ये यहाँ पे आ गया इस टाइप का, तो ये जो आ जाएगा इसे आप क्या बोलेंगे, इसे ब्रांच स्ट्रक्चर या फिर ब्रांच के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होगा। थर्ड नंबर पे जो आता है, जिसे अभी तक बताया, थर्ड नंबर पे जो रहेगा इसे आप बोलते हैं क्रॉस लिंक। इनमें से कोई भी नाम हो सकता है बेटा, है ना। क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक में क्या जाएगा, इसमें देखिए, इसमें क्या रहता है, इसमें एक मैन चेन है, मतलब एक मैन चेन रहेगी और इसमें मल्टीपल एक साथ चेन रहेंगे, लेकिन एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे। इसमें क्या जाएगा, इसमें आपको दिख रहा है एक मैन चेन है, ये वाली। ठीक है, ये वाली इसकी मैन चेन है, लेकिन इसके अलावा इसके देखो कहीं कहीं पर, है ना, एवरी पोजीशन नॉट, कहीं कहीं पे जो रहता है साइड चेन भी निकली हुई है, तो इसको आप बोल सकते हो ब्रांच पॉलीमर। और इसमें क्या जाएगा, इसमें इस टाइप से इसमें मल्टीपल मोनो चेन जो इसकी बेसिक है मल्टीपल हो सकती है, और ये जो है एक साथ कहीं भी ज्वाइन हो सकती है, जैसे यहाँ पे ज्वाइन हो गए, यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस टाइप का और भी हो सकता है। इसके बाद एक और चेन आ गई, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, क्रॉस लिंक। क्योंकि इसमें देखो जो बेसिक चेन है वो भी एक से ज्यादा है, तो इसमें जो है एक से ज्यादा बेसिक चेन हो सकती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोई बेसिक चेन रहता है एक से ज्यादा तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रकार का रहता है, उसे क्रॉस लिंक कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल रहते हैं काफी पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं काफी पैक्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी, है ना, ये पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई हो जाती है। इसकी डेंसिटी भी हाई हो जाती है। इसके बाद डेंसिटी होने के साथ इसका टेंसिल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर यदि ये इतने ज्यादा है तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके कंपैरिजन में होता है लेस पैक्ड रहता है।
ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेस पैक्ड रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से यदि इसी कंपैरिजन में लेस पैक्ड है तो इसका मतलब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जिसकी वजह से डेंसिटी जो रहती है इसकी कम रहेंगी कंपैरिजन टू इसके, ठीक है। तो यहां पे इसके कंपैरिजन में इसकी जो है लेस डेंसिटी होती है, फिर इसके बाद लेस टेंसिल स्ट्रेंथ भी होती है, फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट भी लेस रहेगा, लेस मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे आप लिखोगे एज कंपेयर्ड टू लीनियर पॉलीमर। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल होते हैं काफी हार्ड नेचर के होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड नेचर इसमें देखने को मिलता है, रिजिड के साथ साथ ये ब्रिटल नेचर के भी होते हैं। ओके, ये आपको भी नेचर देखने को मिलेगा ब्रिटल, ठीक है। एक और चीज है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इनके नेचर के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स में सोर्स के बेसिस पे तो आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहां पे भी आपको क्या होता है, इनके आपको एग्जांपल देके पूछा जाता है कि ये बेकेलाइट जो है इन चार में से कौन सा पॉलीमर का आइडेंटिफाई करता है। अब चाहे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे पूछ ले या फिर किसी और प्रॉपर्टी के बेस पे पूछ ले, लेकिन यदि उसको क्वेश्चन करना है, जैसे यहां से पूछ लेगा कि भाई बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट किस नेचर का है, ठीक है। बेकेलाइट आपको पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बेकेलाइट जो रहता है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, तो सिमिलर ऐसे ही आपने पढ़े हुए हैं, तो इनमें भी इसी टाइप का आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेचर वाइज इसका सेपरेशन होता है या फिर नेचर वाइज इनको इस क्लासिफिकेशन से डिफरेंट रखा जाता है, और यहाँ जो रहता है स्ट्रक्चर वाइज आपने इसको क्लासिफिकेशन करा है, तो यहाँ पे इनकी जो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होती है, या ये बोल सकते हैं कि उनके बीच की जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन रहेगा तो मॉलिक्यूल और ज्यादा पैक होते जाते हैं, और ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है काफी पैक स्ट्रक्चर होता है। यदि वो पैक है तो उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, टेंसिल स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, और यदि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास है, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, तो क्या हो जाएगा, उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना उतना डिफिकल्ट रहेगा, और जितना डिफिकल्ट रहेगा इसका मतलब यह है कि उस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में लेस होता है, और इसमें कुछ पर्सनल या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके इन दोनों से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। अब इनकी बात करते हैं कि इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो इनके एग्जांपल्स है आपको इसमें जो एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, पीवीसी है, नायलॉन है, इसमें पीवीसी है, नायलॉन इसका एग्जांपल्स है, और जो ब्रांच मॉलिक्यूल्स है उसके जो एग्जांपल्स है अमाइलोपैक्टिन है, अमाइलोपैक्टिन इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा। इसके बाद जो क्रॉस लिंक होता है, क्रॉस लिंक जैसे अभी मैंने बताया, क्रॉस लिंक में कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे इसमें, इसका बेकेलाइट एग्जांपल्स है, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो बेकेलाइट या फिर यूरिया विद फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको कम से कम एक एक एग्जांपल तो पता ही होना चाहिए इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इसमें ग्लाइकोजन भी आप लिख लीजिए, ठीक है, फटाफट लिख लो बेटा, ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको फटाफट लिखिए। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस।
ठीक है, सिंथेसिस के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इनके क्वेश्चन देखते रहना बेटा, जहां से बता रहे कहां से क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको फोकस करना है। जहां पे आपको क्वेश्चन बताए थे कहां से इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले तो कोई भी यदि आप पॉलीमर दिख रहे हैं तो पॉलीमर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी मोनोमर यूनिट क्या है। मोनोमर यूनिट से क्वेश्चन आता है कितनी मोनोमर यूनिट होती है, कितना स्लाइड में जॉइंट में भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है जो देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब सिंथेसिस के बेसिस पे यदि आप इसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरी डिसाइड होती है वो कौन सी, इसकी दो कैटेगरी डिसाइड होती है, और जिसे बोलते हैं एक एडिशन पॉलीमर, या फिर ये एक जगह इसका जो बी पार्ट रहेगा उसे आप क्या बोलेंगे, यदि दोनों को ज्वाइंट हो रहा है तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर। ये दो टाइप का पॉलीमर होता है अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, इसकी यदि इसमें कोई ज्वाइंट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल में भी पॉसिबल है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि इसमें 1 to more टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट अलाउड करेंगे दोनों। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि एडिशन का मतलब एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, और जनरली आपने 9th में पढ़ा होता है, 9th में भी आपने जो 9th या फिर 10th में आप पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन में एक आप पढ़ते हैं बिल्कुल एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जब दो को आप ज्वाइंट करते हैं तो कोई एक जो प्रोडक्ट बनेगा एक ही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, एक से ज्यादा टाइप के नहीं होंगे। एक से ज्यादा का मतलब क्या होता है कि इसमें यदि कोई रिमेनिंग निकल रहा है तो एडिशनल प्रोडक्ट नहीं रहेगा। एडिशनल का मतलब होता है कि ओवरऑल चाहे तो एक से ज्यादा 3 टाइप के मोनोमर यूनिट ले लो, लेकिन जो ज्वाइंट होगा वो एक ही मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। ठीक है, तो एडिशन का मतलब ये होता है कि ज्वाइंट होने के बाद कोई रिमेनिंग प्रोडक्ट नहीं निकलता है, रिमेनिंग प्रोडक्ट या फिर साइड प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल या नॉट एबल। ओके, इसमें कोई रिमेनिंग प्रोडक्ट नहीं निकलता है, किसमें, एडिशन में। इसी को एडिशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है, आपने बीच में देखा होगा, है ना। ये इसको जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पॉलीमराइजेशन पे डिस्कस करा, तो वो तो एक प्रोसेस है, लेकिन अभी अपन पॉलीमर्स पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन पॉलीमर ही हो गया। अब इसके बाद कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, यदि दो मॉलिक्यूल, इसके लिए कंपलसरी है कि कम से कम दो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 1 to more, है ना, यहाँ पे एक ही टाइप के हो चलेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, यदि एक ही टाइप का लिया तो उसमें क्या, यदि एक से ज्यादा लेंगे, यदि आपने लिया मॉलिक्यूल तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कोई रिमेनिंग प्रोडक्ट जरूर निकलता है, किसमें, कंडेंसेशन में। इसमें जब रिएक्शंस करवाएंगे तो स्मॉल, जिसको सिंपल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, यदि आपने दो मोनोमर यूनिट ली है, ठीक है, कंबाइन होने के बाद एक बल्कि ग्रुप गैंग मॉलिक्यूल बनेगा, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, एक रिमेनिंग या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलता है। आपने जनरल ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस करी होंगी तो आपने देखा होगा, जैसे बीच बीच में CO2 बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, या NH3 रिएक्शन में बाहर निकलता है। तो सिमिलर वही फंडा है यहाँ पर भी कि इसमें जो है आपसे क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, रिमेनिंग मॉलिक्यूल या फिर रिमेनिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां से क्वेश्चन आता है आपको
कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें बाहर की तरफ निकल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें बाहर निकल सकता है H2O निकल सकता है, HCl बाहर निकल सकता है, ठीक है, CO2 बाहर निकल सकता है, NH3 बाहर निकल सकता है, ठीक है, और क्या है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। आपको ध्यान में रखना है ये, इसको इंपॉर्टेंट करना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलते हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि यदि आप रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी XYZ, कोई भी यदि बायो मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें कोई ना कोई रिमेनिंग प्रोडक्ट जरूर निकलेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रिमेनिंग प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। ये इसकी कहानी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें समझाते हैं। एक एग्जांपल नायलॉन लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इसकी रिएक्शन कराते हैं एडिपिक एसिड से, एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। हेक्सामिथाइलिन नाम से स्पष्ट है कि इसमें 6 मिथाइल है, मिथाइलिन है, डाइअमीन है। डाइअमीन मतलब आपको पता है NH2, NH2 कितने मिथाइल लेना है अपने को 6, तो क्या हो जाएगा CH2, इसके 6 मिथाइलिन हो गए और यहाँ से NH2 नाम हो गया इसका हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ओके, यहाँ पे 2 है। फिर इसकी रिएक्शन करें एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है COOH और बीच में CH2 के 4 मॉलिक्यूल और COOH, ये होता है एडिपिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बाहर निकलेगा, इधर से बाहर निकलता है इसका H और इसका यहाँ से OH, तो यहाँ से बाहर करेगा H2O, है ना, ठीक है। अभी मैं आपको बायो मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, उसके आगे मल्टीपल यूनिट होती है, तो मल्टीपल यूनिट आपस में बढ़ती रहती है। तो जैसे ही यहाँ पे एडिट करता है तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा NH2, यहाँ पे इसमें अपन ने एज इट इज लिखना है, यहाँ पे 6, इधर से क्या है एक एच गया तो क्या बचा आपके पास NH, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर आपको होता है C डबल बॉन्ड O, ओके। फिर इधर क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड हो गया, अपने पास जो बचा वो लिख लीजिए, तो क्या हो गया CH2, यहाँ पे 4 C डबल OH, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आपने देखा ये 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट थी। जब 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट को मैंने अटैच करा तो क्या हो गया, अटैच करा तो यहाँ से H और इधर का OH बाहर हुआ और इसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज हुआ कौन है वो H2O, और H2O यहाँ से बाहर निकला है, और H2O जैसे यहाँ से बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, ये कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंतर्गत आ गया। समझ आया कैसे कंडेंसेशन रिएक्शन में आता है, कोई ना कोई रिमेनिंग प्रोडक्ट जरूर बाहर निकलेगा। आप जब रिएक्शन देखेंगे तो आप जैसे अभी तो एक मॉलिक्यूल निकला है क्योंकि आपने जो ये बनाया है वो डाइमर बनाया है, या फिर इन दोनों के लिए ये मोनोमर यूनिट हो गई। जब आप ऐसे मल्टीपल यूनिट आपस में ज्वाइन कराते हैं, यदि इस मॉलिक्यूल को अटैच करेंगे तो वो कहां पे अटैच करेगा, यहाँ पे आएगा। यदि इस मॉलिक्यूल को आप वापस सी में अटैच करेंगे तो वो इधर आएंगे। जब इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसी की मल्टीपल यूनिट्स आपस में ज्वाइन होने लगती है, और इसकी मल्टीपल यूनिट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे एक एच चले जाएगा इसमें, है ना। जब इसकी टर्मिनल जो है उसमें क्या जाएगा, एक एच इधर से हटेगा, ये चेन इधर से बन जाएंगी, फिर इसके बाद यहाँ से क्या जाएगा OH जाते रहेगा, तो C डबल बॉन्ड क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो गए। ये इसके क्या, इसके मल्टीपल यूनिट आपस में ज्वाइन होती जाती है, ठीक है। यदि इधर साइड आएगा तो कौन नाइट्रोजन टर्मिनल पे कौन होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये साइड जो है नाइट्रोजन टर्मिनल है। नाइट्रोजन टर्मिनल के पास कौन आएगा, कार्बन का टर्मिनल, ठीक है। यदि आप इस मॉलिक्यूल को ज्वाइन करा रहे हो, ये कार्बन टर्मिनल है, कार्बन टर्मिनल के पास कौन आएगा, नाइट्रोजन टर्मिनल, ठीक है। ये दोनों अपोज काम करेंगे। यदि आप इधर साइड से रिएक्शन चेन को इधर शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा, आपको एडिपिक ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। यदि आप इधर की चेन आपको शिफ्ट करना है तो आपको ये कंपाउंड जो रहेगा ऐड का इधर चेंज करना पड़ेगा। आगे समझ में, ये चेन आगे बढ़ती जाती है और ये चेन आगे बढ़ती जाएंगे जिसको आप ऐसे लिख दोगे। आज समझ में, तो ये कंपाउंड है जो इस कंपाउंड में ऐसी कंपाउंड्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया है, नायलॉन 666 है। अब इसके बाद और कौन कौन से होते हैं, अच्छा यहाँ पे 66 लिखना भूल गए, तो यहाँ पे नायलॉन 66 के लिए ये हो गया। इसके साथ और कौन कौन है जो ये इस टाइप की रिएक्शन दिखाता है, तो रेजिन दिखाता है, बेकेलाइट दिखाता है,
ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, अल्काइड रेजिन, अल्काइड रेजिन, फिर इसके बाद बेकेलाइट, बेकेलाइट भी दिखाता है। आपको पता है बेकेलाइट जो है फिनॉल प्लस HCO का फॉर्मेशन था ऑर्गेनिक रिएक्शन से, नैमिन रिएक्शन से है। ठीक है, तो आज का आपको तो समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं और कल जो है इसके आगे के जो क्लासिफिकेशन है उसको कंटिन्यू देखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और याद रखिए जहां जहां आपको आईएमपी पता चलता है वहां पे आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, हालांकि मेरी तरफ से तो पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको एग्जांपल्स पे जरूर फोकस करना है। प्रॉपर्टीज से तो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन एग्जांपल से क्वेश्चन जरूर आता है। एग्जांपल पूछ लेगा कि जैसे बेकेलाइट दे दिया तो आपको पूछ लेगा क्या वो एडिशन पॉलीमर के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, फिर पूछेगा नेचुरल पॉलीमर है या नहीं है। ठीक है, फिर तुझे पूछ लेगा क्या वो इसके बाद और भी जो मॉलिक्यूल्स है उनमें से कोई भी एक नाम देके पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज के अंतर्गत नहीं आ रहा है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।